welcome back to your own channel CS Hiren Gedia and I am your English teacher Banerjee Pallavi। मैं आपके लिए एक नया चैप्टर आपका 2.4 जो पोम है उसका अप्रिशिएशन लेकर आई हूँ। अप्रिशिएशन पहले भी हमने 2.3 तक कर लिया है। अप्रिशिएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 4 मार्क्स का अप्रिशिएशन है आपका। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका लैंग्वेज अच्छा होगा। अगर आपका लैंग्वेज अच्छा होगा तो बाद में जाके आपको पेपर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो चलिए करते हैं हम 2.4। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमेशा अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठे जब भी आप ये अप्रिशिएशन या फिगर्स ऑफ स्पीच करें। फिगर्स ऑफ स्पीच हिंदी में अलंकार बोलते हैं उसको, उसका भी इम्पोर्टेंस बहुत है। अगर लैंग्वेज आपका अच्छा करना है तो फिगर्स ऑफ स्पीच भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है वो भी मैंने आपको 2.3 तक बता दिया है। 2.4 भी लाइन बाय लाइन आपका फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे। आप चाहे तो अपने टेक्स्ट बुक में नोट डाउन कर दें या तो फिर आप अपने नोटबुक भी कर सकते हैं या तो वापस आके वीडियो को व्यू करें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। और अभी तो और भी अच्छी बात हो गई क्योंकि सारा दिन जो व्हाट्सएप पे लगे रहते हो आप लोग, हम भी व्हाट्सएप पे आ गए हैं आपके साथ। तो जब भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन का कोई डाउट है तो व्हाट्सएप ज़रूर कर दे। पर व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस नहीं भेजना है, खाली क्वेश्चंस भेजना है। आपको आंसर्स हमारी तरफ से ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका 2.4। अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम हैव यू अर्न टुमारो। अगर आपको याद हो एडगर गेस्ट की है ये पोम। इट वॉज अ पोम ऑफ अर्निंग टुमारो, यानी अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उस काम को आपको उसका रिटर्न कैसे होता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो किसी और के लिए अच्छा करता है, फिर करते 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 वापस वो अच्छाई आपके पास वापस आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अप्रिशिएशन कैसे लिखा जाता है। द पोएम हैव यू अर्न्ड टुमारो इज रिटन बाय एडगर गेस्ट ऑन 28 अगस्त 1881 उनका जन्म हुआ था एंड 5 अगस्त 1959 उनकी देहांत हुई थी। अब देखते हैं कि हम पोम को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। द पोम हैव यू अर्न टुमारो इज कंपोज्ड बाय एडगर गेस्ट। इट कंटेन्स 4 लाइन स्टैंजा, द यूनिफॉर्म राइम स्कीम ऑफ AABB एंड सो ऑन। सो AABB जो मैंने ऑलरेडी आपको राइमिंग स्कीम दे लिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके बैक में चैनल को व्यू कर सकते हैं, वीडियो को वापस से व्यू कर सकते हैं। द एंटायर टेक्स्ट इज मार्क्स बाय क्वेश्चन डायरेक्टेड टू द रीडर्स। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे रीडर्स को, ये तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो वापस से जाके वीडियो को व्यू करें। Each stanza contains 2 or 3 questions which probe at one's treatment of others। आप कैसे किसी को ट्रीट करते इसके बारे में ये पोम है, तो ये आपको अप्रिशिएशन में लिखना ही पड़ेगा। The poem begins with the speaker asking the reader if they did anything to improve the day at another human being। तो किसी और को डे इम्प्रूव करने के लिए, दिन अच्छा करने के लिए आपने अपनी तरफ से क्या कोशिश की है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको लिखना है। देन व्हाट, और क्या लिख सकते हैं आप। In the last 2 stanzas of the poem, the speaker inquires about the reader's action। So reader's action के पूरे सारे दिन में आपने क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आए या फिर भगवान बोले कि ओके यू हैव अर्न्ड योर टुमारो। The poem concludes with the speaker reminding the reader that it is up to God whether or not one has tomorrow। तो ये भगवान के ऊपर, जैसे मैंने बताया, जब आप रात को सोने जाते हो और पूरे दिन का आपकी जो दिनचर्या है, रूटीन है, आपको पता चलता है कि हमने ऐसा क्या किया है, क्या किसी के लिए हमने अच्छा किया है, किसी को अच्छी व्यवहार किया है, बिहेवियर आपका अच्छा रहा है या कोई स्वीट टॉक किया है ताकि वो इंसान हमारे बारे में याद करे, या हम जब रात को सोने जाए तो हमें भगवान कहे कि नहीं अभी टुमारो यू हैव अर्न्ड योर टुमारो, आपने बहुत अच्छा काम आज किया है, ऐसा है। ये लास्ट स्टैंजा में दिया है। देन व्हाट इज इट राइटिंग। सो वन शुड कंसिडर वंस एक्शन केयरफुली। इसलिए कभी भी जब भी आप किसी से बात करें या आपकी दिन की शुरुआत करें या किसी से भी इंटरेक्शन करें, कोई गुस्से में भी रहे तो भी आप हमेशा अपनी बिहेवियर जो है वो हमेशा हम्बल रखें, नर्मता से आप किसी से भी बात करें। किसी भी लोगों से कभी भी रूडली बात नहीं करना चाहिए। If one wants to see the next day, अगर आपको अपना दूसरा दिन अच्छा देखना चाहते हैं, have you earned tomorrow, then
आपको बिहेवियर आपका अच्छा रखना पड़ेगा, स्वीट टॉक करना पड़ेगा लोगों से। स्वीट टॉक का मतलब ये नहीं कि सामने स्वीट टॉक करे और पीछे उसकी बुराई करे। स्वीट टॉक का मतलब होता है हम्बली टॉकिंग वेरी नाइसली, पोलाइटली, विनम्रता से। द पोएट हैज़ यूज इंटरोगेशन। इंटरोगेशन मतलब सवाल पूछते जाते हैं वो हमेशा। आपने अगर पोम पढ़ा होगा तो वो हम देखना बार बार वो सवाल पूछे जा रहे हैं। As the empathetic, poetic device, making the readers think about their actions very carefully. अब जब हम पोम पढ़ते हैं तब हम जब भी पढ़ रहे हैं, शायद अभी पढ़ रहे हैं या तभी पढ़ रहे हैं या 2 दिन बाद पढ़ोगे आप, तो भी आप जब भी पढ़ोगे तभी आपको ऐसा लगेगा अच्छा मैंने आज क्या इतना अच्छा काम किया, क्या कोई मुझे आज याद करेगा, ओके वो फलाना इंसान ने मुझे बहुत अच्छा बोला, गुड बोला। क्या आपने ऐसा कुछ काम किया है? ये जब भी आप पोम पढ़ोगे तब भी आपको इस चीज़ के दिमाग में चलता रहेगा। अब ये तो आपने पोम के बारे में लिख दिया कि पोम ने क्या क्या पोएट ने लिखा है। अब उसकी पोएम में क्या क्या, इन दिस पोएम हमने क्या किया है, एक्शंस जो है वेरी केयरफुली हो गया। इन दिस पोएम द पोएट एम्प्लॉयज मतलब इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किया गया है, क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज किया है, एलिट्रेशन, antithesis, consonance, interrogation, inversion, metaphor, personification, repetition, synecdoche, tautology and transferred epithet। ये सारे चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ लाइन बाय लाइन। इसको बोलते हैं आपके फिगर्स ऑफ स्पीच। द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज थ्रू आउट द पोएम इज इंटरोगेशन। पूरे पोएम में सबसे ज़्यादा इंटरोगेशन मतलब सवाल ही पूछा गया है बाय द पोएट। एंड टाइप ऑफ यूज थ्रू आउट द पोएम इज इंटरोगेशन। द टोन एंड टाइप ऑफ द पोएम इज इंस्पिरेशनल। कौन सा टोन है ये? टाइप क्या है? इंस्पिरेशनल एंड डिडैक्टिक, एज द पोएट ट्राइज टू अर्ज द रीडर्स टू बी गुड टूवर्ड्स अदर्स, अ स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम। अब द स्पेशल फीचर क्या है पोम का? पोम का स्पेशल फीचर है द यूज ऑफ विजुअल इमेजिनरी इन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। जब बोलते हैं ना वैनिश इन द थ्रॉन्ग यानी क्राउड में, भीड़ में खो जाना। अब इतनी भीड़ तो दिख ही रहा है तो खो कैसे जाते हैं? तो यहाँ पे जो यूज़ किया है वो इमेजरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है? रश्ड अलोंग द वे, जैसे बात करते करते चले जाना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करके खड़े होके किसी से बात करना या रश वे में, हरी वे में बात करना इज डिफरेंट। स्लिपिंग फास्ट, फटाफट चले जाना। एंड क्लोज योर आइज। ओके, यहाँ पे स्लिपिंग फास्ट पोएट ने कब यूज़ किया है? कि जब दिन आपका इवनिंग ख़त्म होकर रात आ रही है, यानी फटाफट जब शाम होती है, संध्या के बाद रात फटाफट आ जाती है, तो क्या आपने तब तक कुछ अच्छा काम किया है? The message being conveyed by the poem is that even the smallest good deed on one's part is enough to guarantee a better tomorrow for oneself. अगर आप छोटी से भी हेल्प करते हो किसी की, एग्जाम्पल आप किसी को रास्ता क्रॉस करा देते हो, वेरी स्मॉल हेल्प, या फिर किसी का हेवी बैग कोई लेके जा रहा है, कोई ग्रैंड मदर है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, आप उठा के उनको हेल्प करते हो, इट इज़ अ स्मॉल थिंग्स। अगर ये स्मॉल गेस्चर भी आप करते हैं तो ये भी आपके गुड डीड्स में काउंट होता है और आप एक यू अर्न योर टुमारो। इन माई ओपिनियन, अभी इसमें आपका अपना ओपिनियन भी देना है। सो इन माई ओपिनियन, अब ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना खुद का भी ओपिनियन लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि आपके लिए एक बहुत अच्छा सुविधा हो गया है व्हाट्सएप में, तो आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि आपका ओपिनियन ये है, क्या आप सही है या गलत, तो हम उसके जवाब ज़रूर देंगे आपको। व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। This poem is brilliant effort by the poet to poke the readers into questioning their own goodness and help others in any way possible, thereby earning themselves well-deserved future। यानी मेरे हिसाब से जो भी पोएट ने कहा है वो बहुत अच्छा है एक जन के लिए, लोगों के लिए, कि अगर एक जन का भी वो भला करते एक दिन में तो वो अपने गुड, जैसे कर्म बोलते हैं ना, कर्म अगर अच्छा करो तो आपको फल भी अच्छा मिलता है, उसी तरह यहाँ पे भी पोम ने वो कहा है जो मुझे अच्छा लगा। अभी आपको क्या अच्छा लग रहा है वो आप हमें बताएं।
चलिए अब हम करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कहूँगी अप्रिशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मार्क का है तो सिर्फ 4 लाइन नहीं लिखना है आपको, क्योंकि लाइन एक छोटे लाइन में लाइन लिखने लाइन नहीं होता। लाइन जब तक आपका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, फुल स्टॉप नहीं डाल देते हो, तब तक लाइन कंप्लीट नहीं होता। दैट इज नॉट नोन एज अ सेंटेंस। when is the sentence complete? When there is a meaning in that and you put a full stop, the full punctuation mark, then only the line is complete. तो 4 लाइन का नहीं होता, ठीक है। अब चलते हैं हम फिगर्स ऑफ स्पीच लाइन बाय लाइन, ठीक है। आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए या फिर टेक्स्ट बुक्स में वहीं पे मार्क कर लें। पहला आपका फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आएगा इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास दिस वे। इंटरोगेशन क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे इंटरोगेशन भी बोल सकते कि इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास दिस वे। देन यू हैव कॉन्सोनेंट्स, द कॉन्सोनेंट साउंड ज इज रिपीटेड इन द लाइन। मेटाफर, क्योंकि देयर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन पासिंग समवन्स वे एंड इंटरैक्शन विद समवन। सो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ओके। कंपैरिजन जो है वो इनडायरेक्ट है आपका। द कंपैरिजन इज इनडायरेक्ट बिटवीन व्हाट? पासिंग समवन्स वे एंड इंटरैक्शन विद समवन। यहाँ पे एग्जाम में जब ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आप सिर्फ फिगर्स ऑफ स्पीच लिखे। क्यों फिगर्स ऑफ स्पीच ये नहीं लिखते हैं लोग, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों है। अगर कभी एक्सप्लेन व्हाई इज इट metaphor, then you can explain, okay. Let's see the next one. Does anyone remember that you spoke to him today? Again it is interrogation, क्योंकि इसमें interrogation बहुत ज़्यादा है, बाकी इसमें कोई भी figures of speech नहीं है। Next, this is almost over and its toiling time is through. Personification। अब ये personification क्यों है ये लाइन? क्योंकि जो टाइम हैज़ बीन गिवन द एनिमेट, एनिमेट मतलब उसमें जान डाला गया है, टाइम में जान डाला गया है। क्वालिटी ऑफ टॉयलिंग, टॉयलिंग इज हार्ड वर्क, टॉयलिंग मतलब हार्ड वर्क, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। उसी लाइन का जो है, जो लाइन हमने अभी कौन से लाइन किया, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। तो पर्सोनिफिकेशन एक आपका फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया। अब उसका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी भी क्यों? क्योंकि द वर्ड्स ओवर एंड थ्रू मीन द सेम, दैट इज कम टू एन एंड। टोटोलॉजी का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, टोटोलॉजी का मतलब होता है एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स एक ही लाइन में होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है ओवर एंड थ्रू का मतलब सेम ही है यहाँ पे, कम टू एन एंड। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। Transferred epithet, toiling has been transferred from toiler, that is the person, to the time. अब जो टॉयल कौन करता है, मेहनत कौन करता है, वो तो इंसान करते हैं ना। तो इंसान से टॉयलिंग को हमने पोएट ने ट्रांसफर कर दिया टाइम को, इसलिए इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। सो द टॉयलिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन, दैट इज द टॉयलर, टू द टाइम, इसलिए वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। The next line is there anyone to utter now? Utter is speak, जो मैंने आपको बता दिया था पहले भी। अगर आपको लाइन्स के मीनिंग, स्टैंजास की मीनिंग चाहिए, वो आप पोम के वीडियो है उसी में देख सकते हो। सारे एक एक स्टैंजास के आपके एक्सप्लेनेशन, इजी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दे दिया है। Now what is there anyone to utter now a kind word for you? ये इंटरोगेशन है, द क्वेश्चन मार्क इज देयर, इन्वर्जन है। अब इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि इसका जो सेंटेंस है, इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड फॉर यू, तो द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हैज बीन रीअरेंज्ड। रीअरेंज क्यों? क्योंकि पोएटिक इफेक्ट है, ये पोम है ना, तो पोएटिक इफेक्ट देने के लिए उसको रीअरेंज किया था। अगर ये प्रोज होता या नॉर्मल इंग्लिश में बोलना होता तो हम कैसे बोलते? इज देयर एनीवन टू अटर अ काइंडली वर्ड ऑफ यू नो, ऑफ यू नो, ओके। इसी वजह से इन्वर्जन है। मैंने पहले भी कहा है कि आपको पूछा जाएगा इसमें कौन से ये लाइन में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है। इन केस एक्सप्लेनेशन देना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लेन क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन। व्हाई आर यू सेइंग दैट दिस लाइन इज अ इंटरोगेशन और अ इन्वर्जन। नेक्स्ट, डिड यू गिव अ cheerful greeting to the friend who came along? अब ये पूछ रहे वापस से क्वेश्चन, तो आपका जो क्वेश्चन मार्क है, डिड आ गया यहाँ पे, तो ये इंटरोगेशन हो गया।
वापस ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों है? द एपिथेट cheerful has been transferred from the person to greeting. सो ग्रीटिंग, जो पर्सन चीयरफुल होते हैं तो वहाँ से वो उन्होंने ग्रीटिंग को ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए हम इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहेंगे। नेक्स्ट लाइन, और ए चर्लिश, चर्लिश का मतलब रूड है, आपको पता होगा। और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। इंटरोगेशन, बिकॉज और क्या, इधर और का क्यों नहीं है, और का मतलब है क्या। इंटरोगेशन। Next, see the next line. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? ये alliteration क्यों है? अब alliteration इसलिए है क्योंकि उसके consonant sounds आ रहा है repeated poetic effect के लिए, जैसे were हो गया, then you have way हो गया, तो और आपके पास और भी है ओके। अब साउंड एक और है, यहाँ पे जब व का साउंड आ रहा है व वे, और साउंड क्या आ रहा है सेल्फिश सिंपल स, इसी उसको एलिट्रेशन, रिपीटेड साउंड्स फॉर द पोएटिक इफेक्ट, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसी वजह से वह एलिट्रेशन है। द नेक्स्ट वन, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, नथिंग इज देयर, और यहाँ पे वापस आया और ये आपका क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन। नेक्स्ट लाइन, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट। ओके, कैन यू से, अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, तो स्टिल इट इज इंटरोगेशन। क्यों? क्योंकि वो कैन से पूछ रहे, कैन यू टेल मी, कैन यू से टुनाइट, तो यहाँ पे कैन यू से टुनाइट मतलब क्या आप बता सकते हो, इसी वजह से ये इंटरोगेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि डेज हैव बीन गिवन द एनिमेट, एनिमेट मतलब उसमें जान डाल दिया गया है, स्लिपिंग फास्ट, राइट, स्लिपिंग फास्ट, तो हम इंसान स्लिपिंग फास्ट हो सकता है ना, डे कैसे हो सकता है, इसी वजह से पर्सोनिफिकेशन बीन गिवन द क्वालिटी ऑफ स्लिपिंग फास्ट, डेज और इज गिवन द क्वालिटी ऑफ स्लिपिंग फास्ट, इसी वजह से ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट लाइन, दैट यू हेल्प द सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ट। अब यहाँ पे भी इंटरोगेशन है आपका क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ओके, दैट यू हेल्प द सिंगल ब्रदर। The poet asks a question not to obtain an answer but to emphasize a point. यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन आंसर नहीं चाहिए उनको, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया पर आंसर नहीं चाहिए, इसीलिए से इंटरोगेशन, क्योंकि कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा यहाँ पे तो कैन नहीं है, व्हाट नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बट उसके लिए कोई भी वो आंसर एक्सेप्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ना वो एक्सेप्ट करेगा ना ही वो एक्सपेक्ट करेगा, तो इसी वजह से ये पॉइंट है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट, इज ए सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। अब यहाँ पे सिनिक डिकी है क्योंकि जो हार्ट है सिंगल हार्ट बोला, हार्ट पार्ट, सिनिक डिकी कब बोला जाता है, पार्ट फॉर होल, इट इज द पर्सन होल हु इज रिजॉइसिंग नॉट जस्ट हिज हार्ट। अब देखा जाए सिर्फ क्या आपका दिल ही रिजॉइस करता है, जब आप खुश होते हो तो आपकी पूरी बॉडी हैप्पी होती है, जैसे आप हाथ उठा लेते हो, डांस करते हो, आईज ब्लिंक करते हो, स्माइल करते हो, तो एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज हैप्पी, बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सिर्फ हार्ट, तो हार्ट तो पार्ट ऑफ द बॉडी है, राइट, तो इसी वजह से सिनेक डिकी हो गया। जब भी कोई फुल चीज़ का एक स्मॉल पार्ट को लेके बोला जाता है उसको सिनेक डिकी बोलते हैं। एलिट्रेशन क्यों? क्योंकि बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, सिंगल, ओके, एंड सेड इज सिंगल एंड सेड। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, अब यहाँ पे डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। अब ये भी इंटरोगेशन है, क्योंकि इंटरोगेशन इसलिए क्योंकि डज से शुरू होता है, यू हैव अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। अब इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि जब हम ये वाला जो लाइन है, ये पोएट ने पोएटिक इफेक्ट देने के लिए ये लाइन बताया गया उसने। अब अगर हम प्रोज के हिसाब से, इफ यू टेक इट इन अ सिंपल लैंग्वेज, हाउ डू वी से इट? डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ लुक अहेड विथ करेज, ओके, यहाँ पे क्या है, नाउ विथ करेज लुक अहेड है, और यहाँ पे क्या है, नाउ लुक अहेड विथ करेज, एंड तो मैंने इंटरोगेशन आपको बता दिया है।
अब let's see the next. Okay, this line is beautiful. So you have, did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? अब यहाँ पे भी आपका जो है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे, डिड यू वेस्ट और सोली स्पेंड, आपने किया या नहीं किया, यही पूछा जा रहा है. तो इंटरोगेशन नहीं भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है या ये है, तो नहीं डाला है मैंने इंटरोगेशन, क्योंकि बहुत सारा इंटरोगेशन हो गया. तो आप डाल भी सकते हो इंटरोगेशन या आप नहीं भी डाल सकते हो. अगर वहाँ पूछा जाए तो आप ये 3 डालिए. हमेशा इंटरोगेशन डालोगे तो वो भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस में अगले इंटरोगेशन है. अगर आप हट के लिखोगे कि ये लाइन में ये तीनों में अगर इसमें इंटरोगेशन समझो मैंने डाल दिया और आपने लिखा एंथेसिस या टोटोलॉजी एलिट्रेशन नहीं डाला. अगर आप टोटोलॉजी डालते हो उस एग्ज़ाम में तो वो उनको समझ जाएगा कि आपको इस चीज़ का बहुत नॉलेज है. तो फिगर्स ऑफ स्पीच जब भी आप करें तो इजी, थोड़ा सा टफ वाला लिखें, क्योंकि उससे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ऐसे नहीं है कि आप इंट्रोगेशन लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट फॉर योर गुड. Antithesis, opposite words well and sorely have been used in the same line. Antithesis हमेशा एक opposite words जो होता है well and sorely को एक ही लाइन में दिया गया है, इसी वजह से वो antithesis है. टोटोलॉजी मैंने बताया था जैसे सेम लाइन में होता है, जैसे misuse and squander away. The words waste and lose mean the same, that is misuse या squander away. Waste and lose का क्या मतलब होता है? मिसयूज करना कोई चीज़ का या स्कॉन्डर अवे करना, स्कॉन्डर अवे हो जाना. तो इसी वजह से एक ही जो वेस्ट और लूज है उसका सेम मीनिंग है, तो एक ही लाइन में आ गया, इसलिए वो टोटोलॉजी है. नाउ व्हाई इट इज एलिट्रेशन? 2 words बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. अब कोई 2 वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है और उसने रिपीट किया है पोएटिक इफेक्ट के लिए. सॉरली स्पेंड, यहाँ पे सॉरली स्पेंड, तो ये पोएटिक इफेक्ट है. एस राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन. Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? अब ये मेटाफर क्यों है? क्योंकि the feeling of dissatisfaction or discontent has been indirectly compared to scar. Scar यानी दाग. जब हम दुखी होते हैं या कुछ होता है तो फेस पे एक एक्सप्रेशन आ जाता है, तो वो एक्सप्रेशन क्या होता है? स्कार है हमारे लिए, कि when you are looking good and everything is fine, but later on आपको दुख लग रहा है तो आपकी आंखें या आपका स्माइल वो पता चल जाता है कि आप दुखी हो, तो वो स्कार होता है. Now this is the feeling of dissatisfaction or discontent has been indirectly compared to the scar. यहाँ पे दे रहा है did you leave a trail of kindness or scar, तो यहाँ पे scar का मतलब होता है discontent and dissatisfied. Next is did है और क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा जा रहा है. तो इंटरोगेशन, द पोएट आस्क अ क्वेश्चन नॉट टू ऑब्टेन एन आंसर, उनको आंसर नहीं चाहिए बट टू जस्ट आस्क यू. ओके. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? अब वो लास्ट पैरा है आपका, उसमें क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन. अब ये पर्सोनिफिकेशन क्यों है? जैसे God has been given the animate quality of being able to speak. यानी जब हम टेम्पल में जाते हैं हम खुद ही क्वेश्चन कर लेते हैं, खुद ही आंसर ले लेते हैं. जैसे हम बहुत सारे टेम्पल में जाते हैं, भगवान हमें पास करो, हाँ मैं इतना पढ़ूंगा, इतना मैं कर लूँगी, इतना परसेंटेज मुझे आ जाना चाहिए. खुद ही आंसर दे रहे, खुद ही क्वेश्चन कर रहे. गॉड थोड़ी बात करते हैं, गॉड तो सिर्फ सुनते हैं आपका, राइट. तो हमने क्या किया है? गॉड पे जान डाल दिया है यहाँ पे. पर्सोनिफिकेशन, पोम ने गॉड को गॉड वुड से. ना हाउ वुड गॉड से? गॉड डजंट से, ही मेक्स अस अंडरस्टैंड. वो हमको समझाते हैं अपने तरीके से, बट ही डजंट स्पीक. So what personification? Why? Because God has been given the animate quality of being able to speak. Okay, let's see. You have earned one more tomorrow by the work you did today. Antithesis, क्योंकि opposite words tomorrow and today दोनों opposite है, have been placed in the same line to indicate that a better future depends on the present. Future depends on the present. तो आई होप आपको सारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैंने कोशिश की है हर लाइन की फिगर्स ऑफ स्पीच देने की,
लेकिन कुछ कुछ लाइन ऐसे हैं उनको फिगर्स ऑफ स्पीच देने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ये पोएम में नहीं है, दूसरे सारे पोएम्स में भी आपके 2.1 से लेके 2.8 पोएम तक आपका फिगर्स ऑफ स्पीच एंड अप्रिशिएशन अपलोड कर दिया गया है। आप सिर्फ ये देखिए कि एक एक लाइन की जो फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों इसको टोटोलॉजी बोला जाता है या क्यों इसको मेटाफोर बोला जाता है, ताकि आपको इस लैंग्वेज की भी समझ होने लगे। जितना ज़्यादा आप इस लैंग्वेज को समझोगे, थिंक करोगे, बोलोगे, राइट करोगे, उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको पेपर जल्दी सॉल्व करने में और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स समझने में। क्योंकि बहुत सारे टाइम देखा है मैंने, बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप आंसर कैसे लिखोगे। सो मेक श्योर देन व्हेनेवर यू रीड टेक्स्ट बुक, रीड थॉरोली। एक डिक्शनरी रखें, आजकल तो गूगल में ही सब कुछ मिल जाता है, गूगल से करें, या तो आपके लिए हमने सुविधा कर दिया है व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। इसी के साथ आपका 2.4 ख़त्म होता है। अगर आपको और भी कुछ अच्छा चाहिए तो व्हाट्सएप पे बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे, पोम के रिलेटेड, प्रोज के रिलेटेड, नॉवल के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड और बाकी जो भी चैनल में आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उसके रिलेटेड पूछे। सो इसी के साथ आपका 2.4 पोम ख़त्म होता है। अप्रिशिएशंस ऑफ पोएम आते रहेंगे और उसके लिए आपको बेल बटन को हिट करना पड़ेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और अब तो और अच्छा इजी हो गया आपके लिए व्हाट्सएप में आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच और अच्छे से आपको जानना है, जबकि मैंने आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन तो कर दिया है, अगर आपको लगता है कि कोई लाइन में आपको डाउट है, आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें और व्हाट्सएप में आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। इसी के साथ का 2.4 आपका ख़त्म होता है। फिर मिलती हूँ मैं आपको 2.5 के साथ अप्रिशिएशन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, सी या।